मेरी जबान पर हर रोज सैकड़ों कोड़े पड़ते हैं क्योंकि मैं 5 साल की हो गई हूँ और बोलती नहीं। लेकिन पिता ने अचानक मेरे मन की बात सुन ली। हम्फ, 5 साल की हो गई, अब भी बोल नहीं सकती। यह जबान रखने से क्या फायदा? बेहतर है कि रोज बादशाह की जगह इसे सजा देती रहूं। क्यों तांग? शूर अभी छोटी है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत मारो उसे। मारना तो रोज का काम है, लेकिन खाना बस यही एक कटोरी है। महारानी जी, आप पहले खुद का ख्याल रखिए। शोर, माँ को भूख नहीं है। तुम बड़ी हो रही हो, ज्यादा खाओ। माँ, तुम चलने में भी ताकत नहीं रखती। मुझे भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। यह फल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा किताब में अंगूर दिखते हैं। माँ को भूख से ताकत नहीं रही। मैं इसे तोड़ कर ले जाती हूँ उन्हें खिलाने के लिए, तब उनमें चलने की ताकत आ जाएगी। हम थोड़ी सैर करने जा रहे हैं। पिता, माँ ने कहा था पेड़ बड़े होने के लिए खाद चाहिए। कहीं यह फल गंदी चीजों से सना तो नहीं है? कोई बात नहीं, पेट बहुत ज्यादा भूखा है। कितना सुंदर है। यह फल जहरीला है, खाना नहीं है। जब वह बोल रहा था, क्या वह अपनी हंसी रोक रहा था? वह जरूर मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं मूर्ख हूँ। लेकिन उसके हाव भाव इतने कोमल थे, इसलिए मैंने उदार बनने का फैसला किया। उसने मेरा मजाक उड़ाया, इस बात पर ध्यान नहीं दूंगी। तुम अभी क्या कह रही थी? यह आदमी बहुत बेअदब है। मैं तो साफ साफ बोल नहीं सकती। वह पूछ क्या रहा है? इस महल में कौन नहीं जानता कि 9वीं राजकुमारी गूंगी है? अच्छी तरह देख लिया। तो तुम 9वीं राजकुमारी हो। हम मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। छोड़ो मुझे, जल्दी छोड़ो। कौन जाने तुम बुरे आदमी तो नहीं हो? डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हाँ, तुम्हारे पिता का सगा भाई हूँ। चाचा, मैंने सुना था कि पिता का एक बहुत करीबी भाई है जो अक्सर महल में आता जाता है। शायद यही वही है। काश पिता के पास इतने सुंदर दिखने वाला भाई ना होता। नहीं तो मैं मन ही मन उस सस्ते पिता से नफरत कैसे कर पाती। वह मेरी चिंता कर रहा है, इसे देखकर मुझे डर नहीं लग रहा। किसने तुम्हें इधर उधर भागने दिया? शोर, क्या हुआ? राजकुमारी सही सलामत है, बस गिर गई थी। आज 10वीं राजकुमारी का 5वां जन्मदिन है। महल के सभी बड़े लोग उसमें व्यस्त हैं। तुम्हारी परवाह करने कोई नहीं आएगा। तुम मुझे घूर घूर कर मार भी डालो तो भी शिकायत का कोई फायदा नहीं। वह सही कह रही है। पहले जब हमें सताया जाता था तो महारानी भी बस 2-4 बातें करके हमें टाल देती थी। हमारा कोई सहारा नहीं था। शुक्र है राजकुमार साहब अभी मुझे वापस लाए हैं। वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। भागने की कोशिश, वापस आओ। छोड़ो मुझे। ओए, नन्ही सी चिड़िया।
टांग। तुम्हारी पहले की सारी हरकतें मैंने चुपचाप सह लीं, लेकिन अगर तुमने शूर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यह सब सम्राट को बता दूंगी। शिकायत? जिया फी मैडम, क्या आप सम्राट से मिल पाती हैं? सब जानते हैं कि सम्राट ने 5 साल से आपकी तरफ देखा तक नहीं है। आप तो बस एक खाली उपाधि पकड़े बैठी हैं। सच में खुद को प्रिय रानी समझ बैठी हैं। माँ, नहीं, सब मेरी गलती है। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। शूर, यह तुम्हारे पिता के निजी खास नौकरों के प्रमुख ली देशुन है। ली गोंगोंग, कृपया मेरी बात सुने। 9वीं राजकुमारी नहीं। हम्फ। एक नौकरानी की रानी और राजकुमारी पर हाथ उठाने की हिम्मत, यह तो सच में अभूतपूर्व है। ले चलो इसे, जेल में डाल दो। नौवीं राजकुमारी, आप डर गई होंगी। आप निश्चिंत रहें, यह मामला मैं जरूर सम्राट को सच सच बताऊंगा। आप और मैडम को न्याय दिलाऊंगा। पूरे 5 साल हो गए। अगर पिताजी सच में हमारी परवाह करते तो आज तक का इंतजार क्यों करते? शायद ये सब सिर्फ ली साहब की औपचारिक बातें थीं। धन्यवाद। अरे बाप रे! राजकुमारी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप बस इंतजार करें, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन? मैं समझ नहीं पा रही कि उन्होंने अचानक ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सच में हमारा भला चाहते हैं। नौवीं राजकुमारी, यह खास आपके लिए बनवाया गया है। जरा छक कर देखिए। कितनी खुशबू है, कितना मीठा है। तो ये है केवड़ा केक का स्वाद। शूर, थोड़ा कम खाओ, पेट खराब हो जाएगा। वह सस्ते पिताजी अचानक इतने भले कैसे बन गए, हम पर इतनी मेहरबानी करने लगे। पूरा दिन सपना सा लग रहा है। दीदी, सम्राट को हमारी बहनों जैसी गहरी दोस्ती याद आई, इसलिए उन्होंने खास इजाजत दे दी कि मैं यहाँ जोंगकुई पैलेस में आकर रहूं। अब से हम दोनों परिवार और करीब आएंगे। आप मुझे परेशान करने वाली मत समझिएगा। तो ये सारे बदलाव मेरे लिए नहीं थे, ये तो उनके लिए तैयार किए गए थे। श्वांगर बच्ची थोड़ी शर्मीली है। दीदी, नाराज न होना। शर्माना तो स्वाभाविक है। आखिरकार यह हमारी पहली मुलाकात है। मैं खुद ही आगे बढ़ती हूँ। शुफिन बहन, यह वो चीज़ है जो मुझे शूर को गर्भ में रखते समय बादशाह ने इनाम में दी थी। मैंने इसे संभाल कर रखा था। इसे मिलने का तोहफा समझ लो। अरे वाह दीदी, यह तोहफा बहुत कीमती है, तो बहन बेहया होकर इसे स्वीकार कर लेती है। दीदी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि शुफिन हमेशा मुस्कुराती रहती है और बातें भी इतनी नरम करती है, लेकिन किसी वजह से उन्हें देखकर मेरे मन में हमेशा थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या सिर्फ इसलिए कि जो अच्छे दिन मैंने सोचे थे वो असल में उनके लिए ही थे? इसी सोच से मन खाली हो गया और बुरा लग रहा है।
अब जब साथ रहना है तो चलो खुद ही जाकर 10वीं राजकुमारी के साथ खेल लेते हैं। कौन उस गूंगी के साथ खेलेगा? माँ, उसकी वो गरीबाना हालत देखो। क्या सचमुच सोचती है कि मैं भी उसकी तरह बेपसंद हूँ? उसके साथ खेलना तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसकी माँ भी वही हाल है। इतने साल पुराना इनाम लेकर क्या दिखावा कर रही है। अब देखो तो कौन सा जमाना आ गया है। जब मैं तेरे भाई को सही सलामत जन्म दे दूंगी तो इस झोंकुई महल की मालकिन स्वाभाविक रूप से मैं ही बनूंगी। वो माँ बेटी तो हालात का आधा अधूरा भी अंदाजा नहीं लगा पाती। नौवीं राजकुमारी, राजकुमार ने आपसे शाही बाग में मिलने का अनुरोध किया है। चाचा राजा, हालांकि उस दिन वह जल्दी में चले गए थे, लेकिन वे इन दिनों में मेरे साथ सच्चा स्नेह रखने वाले पहले बड़े हैं। बस खेल खेल में बना दिया। ले लो। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही? मैंने सुना है शुफिन का स्वभाव बहुत अच्छा है और 10वीं राजकुमारी भी तुम्हारी ही उम्र की है। उनका झोंकुई महल में रहना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। तुम्हें साथ खेलने वाला मिल गया। ओह, नहीं, मैं नाखुश नहीं हूँ। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे पिता से कह सकता हूं कि उन्हें वहां से हटा दें। नहीं चाहिए। मैं पिता को परेशानी नहीं देना चाहती। इसके अलावा अभी जैसा है वह भी बहुत अच्छा है। पिता उनसे प्यार करते हैं, तभी तो मैं और मेरी माँ भी उसकी छाया में आ सकते हैं। कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है। अगर वे चले गए तो मैं और मेरी माँ फिर भूखे रहेंगे, तब क्या होगा? शायद वे नई तैनात दासियां तुम्हारे पिता ने खास तौर पर भेजी हैं तुम लोगों की देखभाल के लिए। ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं है। तुम्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं? हालांकि मैं समझ नहीं पा रही कि चाचा जी इतना मेरी पिताजी के बारे में राय पर क्यों जोर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, फिर मैं उन पर भरोसा क्यों करूं? क्या तुम्हें अपने पिता से बहुत नफरत है? मैं एक अजनबी से नफरत कैसे कर सकती हूँ? महल लौटने के बाद मुझे लगा कि वह कुछ उदास हैं। हालांकि पता नहीं कि मैंने कौन सी बात गलत कह दी। तो चलो एक खरगोश वाला लालटेन बनाते हैं। अगली बार माफी के तौर पर उन्हें दे देंगे। आखिर मैं 5 साल की हो गई हूँ। एक बड़े को समझना सीखना चाहिए। चाचा जी 2 महीने से दिखाई नहीं दिए। सच ही कहा है, बड़ों की बातों का कोई भरोसा नहीं। चोंकुई महल में लोग बढ़ते जा रहे हैं। लगता है सचमुच देखभाल के लिए आए हैं गर्भवती शुपिन की। मैं जानती थी कि मेरा अंदाजा गलत नहीं है। ये अच्छी चीजें कभी मेरे लिए नहीं होती। कितनी सुंदर है, बिल्कुल बसंत में उगती नई घास जैसी। 10वीं राजकुमारी के पास रोज नई साड़ियों का अंबार लगा रहता है। सचमुच ईर्ष्या होती है। माँ देखो तो, वह हरे रंग का रेशम जरूर मेरे लिए ही जन्मदिन का तोहफा है। नौवीं राजकुमारी, आंतरिक मामलों विभाग में कुछ नए रेशम आए हैं। इस दासी को आप तक पहुंचाने का आदेश मिला है।
9वीं राजकुमारी, कृपया सीधी खड़ी हो, दासी आपका नाप लेगी। क्या ये सचमुच मेरे लिए है, 10वीं राजकुमारी के लिए नहीं? आपने सही देखा, यह सम्राट के विशेष आदेश पर भेजा गया है। स्पष्ट रूप से कहा कि 9वीं राजकुमारी के नए कपड़े सिलने के लिए है। कृपया दासी को आपका नाप लेने दें। 9वीं राजकुमारी, आप तेजी से बढ़ रही हैं, कद भी बढ़ गया है। सम्राट ने यह भी कहा है कि अब हर 3 महीने में आपके लिए नई साड़ियां सिलवाई जाएंगी, ताकि आप हमेशा चमकदार दिखें। हर 3 महीने में नए कपड़े मिलेंगे। वह सस्ते पिता आखिर मुझे याद कर बैठे। उन्हें पता नहीं कि पहले मेरे कपड़े मेरी माँ अपनी पुरानी साड़ियों से बदल कर देती थी। यह सोचकर कि आने वाली सर्दियों में मैं और माँ दोनों गर्म रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है। नौवीं राजकुमारी, चिंता न करें, इस कपड़े को तुरंत दर्जी खाने भेजा जाएगा। कुछ दिनों में यह सुंदर नई साड़ी बनकर आपके पास वापस आ जाएगी। हाँ, रुको। यह रेशम जब अभी आंतरिक मामलों विभाग से आया था तो मुझे क्यों नहीं दिखाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छिपाने की? पिताजी को तो याद भी नहीं कि महल में उनकी यह बेटी भी है। वह उसे इतना अच्छा रेशम कैसे भेज सकते हैं? यह जरूर मेरे लिए है, बस तुम नौकरों ने गलत जगह पहुंचा दिया। छोड़ दो मेरा हाथ। तू एक गूंगी है, इस चीज की तुझे क्या जरूरत है? यह प्यारी सी गूंगी लड़की तू मेरी चीज चुराने की हिम्मत करती है? तू मेरा सामान चुरा क्यों रही है? अरे मेरी 10वीं राजकुमारी, आप गुस्सा शांत करें। यह तो सम्राट ने खास तौर पर भेजा था। 9वीं राजकुमारी के नए कपड़े सिलवाने के लिए रेशम है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। सम्राट ने उसे दिया था। एक प्यारी सी गूंगी लड़की इस रंग का रेशम पहनने लायक भी है? नहीं, मत रौंदो, वह मेरी माँ की सर्दियों की उम्मीद है। तू अपनी इस बदकिस्मत शक्ल को देख। सचमुच रेशम प्यारी लड़की के लायक है हम। तू भी इस तरह का दूसरों के रौंदे हुए गंदे सामान इस्तेमाल करती है। सच में दुनिया देखी ही नहीं है, बस एक कपड़े का टुकड़ा है। इस तरह की बाप के प्यार से वंचित प्यारी लड़की ही इसे जान से भी ज्यादा प्यारा समझती है, जैसे कोई खजाना हो। लेकिन यह साफ तौर पर 5 साल में पिता ने पहली बार मुझे कुछ दिया है। दसवीं राजकुमारी, तुमने बिना वजह शू एयर को क्यों धक्का दिया और उसकी चीजों को भी रौंद डाला? माँ जी, आप ही मुझ पर चिल्ला रही हैं। बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इतना गुस्सा बच्चे को डरा देंगी। माँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वह खुद संभल नहीं पाई और गिर गई। वह मेरा सामान भी छीनना चाहती थी। खेल था या धौंस जमा रही थी? मेरी ये आंखें अच्छी तरह पहचान लेती हैं। अच्छा था, अच्छा था। यह रेशम सम्राट ने शू एयर को दिया था। 10वीं राजकुमारी ने सामान खराब किया और धक्का भी मारा। वह तुरंत मेरी बेटी से माफी मांगे।
बस बच्चों के बीच की एक गलतफहमी है। बहन, इतनी सख्ती क्यों? बल्कि बहन का यह आक्रामक रवैया तो सचमुच मुझ जैसी छोटी बहन को बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। मैं माँ को अकेला बेइज्जती नहीं सहने दूंगी। तो क्या हुआ? मैं आखिरी बार कहती हूँ, 10वीं राजकुमारी को शूर से माफी मांगनी होगी। दीदी, मैं सोच रही थी कि तुम बड़ी हो, इस महल में तुम्हारी थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए। लेकिन अगर तुम इस छोटी सी बात पर रिश्ता तोड़ना चाहती हो, तो मैं भी तुमसे बहन का नाटक करने से तंग आ चुकी हूँ। अपनी उस बेकार गूंगी बेटी को लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं सम्राट द्वारा स्वयं घोषित फई हूँ। तुम सिर्फ एक पिन हो। तुम्हें क्या हक है मुझे मुख्य महल से निकालने का? फी, वो पहले की बात है। अब मैं शाही संतान की उम्मीद कर रही हूँ। अगर मैं राजकुमार को जन्म दूं, तो यह मुख्य महल जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगा। और सोचो, सम्राट 5 साल से तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आए, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं? अब तुम किस मुंह से खुद को फी कहती हो? क्या देख रहे हो? सामान निकालो। वो हमारा घर है, कोई छीन नहीं सकता। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वह सम्राट द्वारा दिया गया निवास है। क्या क्या इस पिन की बात अब इस झोंकुई महल में नहीं चलती? जो कोई भी इन दोनों का साथ देकर उस ठंडी कोठरी में रहना चाहता है, वह यहीं खड़ा रहे। पूरा झोंकुई महल। सच में एक भी व्यक्ति नहीं मेरी और माँ की तरफ खड़ा हुआ। श्वांग, चलो हम चलते हैं। यह मुख्य महल बहुत गंदा हो गया है। जब नौकर इसे साफ कर लेंगे तब हम वापस आएंगे। जब मैं वापस आऊंगी तो मुख्य महल का सारा सामान ठीक से रखा हुआ देखना चाहूंगी। बेकार का कचरा एक चीज भी नहीं रहनी चाहिए। जियाफी नियांग नियांग, 9वीं राजकुमारी, माफ करना, हम नौकरों की कुछ नहीं चलती, हम कुछ कर नहीं सकते थे। माफी मांगने से क्या होगा? हमारा सारा सामान तो कुचल दिया गया। तुम लोग तो उस बुरी औरत की ही मदद कर रहे हो। शोर बस करो, उठाना बंद करो। चलो हम किसी ऐसे के पास चलते हैं जो न्याय कर सके। अरे, देखकर मेरा भी दिल दुखता है। शुबिन इस बार भी वाकई बहुत गलत किया है। वो तुम दोनों माँ बेटी को कैसे बाहर निकाल सकती है? महारानी जी इतनी अच्छी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगी, मुख्य महल वापस दिलवाएंगी। पर आखिरकार शूपिन अभी शाही संतान को गर्भ में धारण किए हुए है। वो तो बादशाह के दिल की धड़कन है। बहन, मेरी एक बात मानो। इस छोटी सी बात के लिए, तुम शाही वंश के लिए, बस इन कुछ महीनों की बात सह लो। तुम चिंता मत करो, मैं सब याद रखूंगी। कुछ महीने बाद जब वो सकुशल बच्चे को जन्म दे देगी, मैं खुद जरूर तुम दोनों माँ बेटी के लिए न्याय करूंगी। तुम्हारा यह अपमान बेकार नहीं जाने दूंगी।
कुछ महीने सहना, सारा सामान खराब हो जाएगा, मकान भी छिन जाएगा। कुछ महीने बाद न्याय, वो फिर कैसा न्याय हुआ? माँ, क्या हमें जाना होगा उस पिताजी के पास जिनसे 5 साल से मुलाकात नहीं हुई? अरे जी आपकी महारानी नौवीं राजकुमारी आप दोनों इस वक्त यहाँ कैसे? बड़ी बेमौका बात है। बादशाह सलामत इस वक्त व्यस्त हैं, शायद आपसे मिलने का समय न निकाल पाए। वो तो 10वीं राजकुमारी के आज के जूते हैं। शूपिन और 10वीं राजकुमारी बहुत तेज हैं। वो हमसे पहले ही आ गई हैं। पिताजी को तो हम पहले से ही पसंद नहीं हैं। वो जरूर अंदर हैं, हमारी बुराई कर रहे होंगे। पिताजी, देखिए मैंने क्या बनाया है। ये पतंग कैसी लगी? मेरी छोटी 10वीं की पतंग सबसे मजेदार है। क्या इनाम चाहिए? बस मांग लो। अंदर की आवाजें कितनी रौनक भरी हैं। क्या पिताजी ने सच में हमें छोड़ दिया है? शुएर, यह माँ की नाकामयाबी है। यह माँ की गलती कैसे हो सकती है? साफ तो है कि पिताजी बहुत पक्षपात करते हैं। माँ ने भी तो उनके लिए 2 बच्चों को जन्म दिया है। वो हमारी परवाह क्यों नहीं करते? वो उस शूपिन को क्यों इजाजत देते हैं हमारे सिर पर सवार होकर उत्पात मचाने की? ली दे शुन को दरबार में बुलाओ। क्यों? पिताजी ने तो मुझसे वादा किया था। ऐसा क्यों कर रहे हैं? महारानी जिया राजकुमारी 9, जल्दी, आप दोनों जल्दी से जाकर चोंकुई पैलेस देख लीजिए। महाराज का ये क्या मतलब है? क्या महाराज ने शुपिन को मुख्य आवास में रहने की अनुमति दे दी है? महारानी जिया अब कोई शूपिन नहीं रही, अब तो शुगुरेन बन गई हैं। महाराज का मन तो समझना मुश्किल है, आप तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, देखते ही सब समझ में आ जाएगा। इस दासी ने महारानी जिया को प्रणाम किया। महाराज ने अभी खुद आदेश दिया है कि इस चोंकुई पैलेस का हर छोटा बड़ा काम अब से सिर्फ आपके ही हाथ में रहेगा, कोई भी नियम तोड़ नहीं सकता। राजकुमारी 9, आपकी लंबाई और माप वरिष्ठ यूनचांगली ने अभी खुद वस्त्र निर्माण विभाग भेज दिए हैं। महाराज ने खजाने से 1 और गज हरे रेशमी कपड़े का आवंटन किया है। कहा है कि कुछ दिनों में आपके लिए भेज देंगे सिली हुई नई स्कर्ट। 1 और गज हरा रेशमी कपड़ा? वो अच्छी औरत ने 1 गज कपड़ा फाड़ दिया था। पिताजी ने मुझे फिर से 1 और गज दे दिया। शूर, महाराज का ये दिल तो दुर्लभ है। तुम जो करना चाहो बेझिझक करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। राजकुमारी 9, चिंता न करें, यह दासी अभी खुद किसी को ढूंढकर महाराज के पास भेज देगी। पक्का है कि महाराज देखकर खुश हो जाएंगे। जी। अरे दीदी, अभी तो यह छोटी बहन मूर्ख बन गई थी, उन बेअक्ल नौकरों के बहकावे में आ गई थी, इसलिए गुस्सा हो गई थी। आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए, कृपया इस छोटी बहन से नाराज न हो।
शुगुरेन, सोच समझ कर बोले। चूंकि यह मुख्य पद महाराज ने तय किया है तो नियम के अनुसार चलेंगे। आज से हम एक दूसरे से दखल न दें तो बेहतर है। बाकी की फालतू बातें अब और नहीं करनी चाहिए। दीदी की सीख सही है। यह छोटी बहन अभी श्वांगर को लेकर साइड हॉल चली जाती है। पिताजी का रवैया हालांकि अजीब तरह से बदल गया है, लेकिन इन दोनों अच्छी औरतों को नाको चने चबवाना सच में बहुत बड़ी बात है। राजकुमारी नाव, शाही बाग की तरफ राजकुमार ने बुलाया है। चाचा राजा, मुझे पता था कि वो मुझे नहीं भूलेंगे। यह लालटेन क्या मेरे लिए है? सुना है आज तुम्हें काफी परेशान किया गया। कमरा छीनने की कोशिश की गई, फिर रेशमी कपड़ा भी फाड़ दिया गया। अरे ये तो गलत है। क्या आज हमारी मदद राजकुमार ने की थी? मैंने ही कहा था ना, वो कंजूस बाप अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? जरूर राजकुमार ने हमारी विनती की होगी। हाँ शायद। सच में राजकुमार ही मेरे सबसे अच्छे हैं। उन अच्छे लोगों को पता ही नहीं कि मेरा भी कोई सहारा है। राजकुमार इतने अच्छे हैं, काश वो मेरे असली पिता होते। डरो मत, आगे से कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। चहुर, आगे चलकर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता क्या करें? पिता? दरअसल बस कभी कभार उन्हें मेरी और माँ की याद आ जाए, इसी तरह कभी आ भी जाए, बस इतना ही काफी है। छोड़ो भी, तुम अभी छोटी हो। पकड़ो। राजकुमार सच में बहुत बहादुर हैं। इतने बड़े राजकुमार होकर मुंगफेर पर चढ़ाकर फूल तोड़वा रहे हैं। हालांकि आज राजबाग में कोई नहीं था, नहीं तो हम दोनों को जरूर पकड़ लिया जाता। उड़ रहा है। राजकुमार का दिया फीनिक्स कितना शानदार है।
हाँ, बिल्कुल। जल्दी वैद्य को बुलाओ। हम असमर्थ हैं। शुगुरेन का यह शिशु आखिरकार बच नहीं सका। यही है, बिल्कुल वही दुष्ट चीज। इसने मेरे बच्चे को मार डाला। वह कोई फाइनिक्स नहीं है, वह तो एक ऐसा पक्षी है जो भ्रूण का रक्त चूसता है। बहन, तुम दुख के मारे बकवास कर रही हो। यह तो बस बच्चों का पतंग है, इसमें ऐसी क्या ताकत। बेकार की बातें मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही। वैद्य ने साफ कहा था कि गर्भ ठीक है, तो फिर 9वीं राजकुमारी ने पतंग उड़ाते ही मुझे खून क्यों आ गया? जरूर जियांग जरूर ने, उस छोटी ने मुझे शाप दिया है। वैद्य ने सच कहा था कि उसका गर्भ ठीक था। अचानक गर्भपात होना अजीब है। लेकिन यह पतंग तो बहुत सुंदर है, इसमें शाप जैसा कुछ नहीं दिखता। शुगुरेन, तुम सच में भटक गई हो। जजूर की उम्र सिर्फ 5 साल है। तुम इतना बड़ा आरोप एक बच्चे पर क्यों मढ़ रही हो? 5 साल की होने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी अपूर्ण जन्म से गूंगी लड़की के मन में सबसे ज्यादा बुराई होती है। उसे बर्दाश्त नहीं कि मेरा गर्भ ठहरा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उससे सीधे पूछ लो, यह नुकसान पहुंचाने वाली यह चीज आखिर आई कहां से है? अच्छा, न सिर्फ दिल बहुत खराब है, बल्कि झूठ बोलना भी सीख गई हो। राजकुमार को भी फंसाने लगी हो। जियांग जुअर, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी क्रूरता दिखा रही हो। इस तरह की गंदी चीज का इस्तेमाल करके मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया। तुम सचमुच इस महल की सबसे धूर्त छोटी सी प्यारी हो। महारानी जी, कृपया न्याय करें। जुअर छोटी है और मासूम स्वभाव की है, कभी झूठ नहीं बोलती। जरूर बाग में पहले किसी के बहकावे में आ गई होगी। यह जीवान लाना उसका इरादा नहीं था। इस मामले में कई शक की बातें हैं। कृपया महारानी जी गहराई से जांच करें, बच्चे पर गलत इल्जाम न लगाएं। जी अफी, अब तक बात यहाँ पहुँच गई है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। बाहर के मर्द का नाम भी जुड़ गया है, 9वीं राजकुमारी। इस बार शायद मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। बाहर का मर्द? क्या चाचा जी पिताजी का अपना भाई नहीं है? फिर आप कह रही हैं कि मेरी मदद नहीं कर पाएंगी? 9वीं, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि बाहर के मर्द अंदरूनी महल में नहीं आ सकते? बाहर के मर्द अंदरूनी महल में नहीं आ सकते, तो फिर वो चाचा जी नकली थे जो मेरे साथ पेड़ पर चढ़ते, फूल तोड़ते थे, मुझे जीवान देते थे, मुझे गुस्सा दिलाते थे। वो आखिर थे कौन? नहीं, उन्होंने भले ही मुझे धोखा दिया, लेकिन वे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले बुरे इंसान नहीं हो सकते। महारानी जी, महाराज, मेरे बच्चे की मौत बहुत दुखद हुई है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाती हूँ। कृपया उस दरिंदे को सख्त सजा दें। गुईचे न्याओ, इतना घिनौना श्राप। 9वीं राजकुमारी की उम्र सिर्फ 5 साल है। अगर किसी बड़े ने पीछे से इशारा नहीं किया होता तो उसे इस तरह के गंदे तरीके कैसे पता चलते? इन सबको अंजाम देने की सबसे ज्यादा संभावना उसकी दुश्मनी रखने वाली माँ में है। महारानी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। महारानी जी से न्याय की गुहार है। इस दुष्ट माँ बेटी को जेल में डाल दें और सख्त पूछताछ करें ताकि मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिले। पतंग, वह मैंने उसे दी थी। शुगुरेन का मतलब है, क्या मैं पतंग से अपने ही बच्चे को बद्दुआ दे रहा हूँ? पिताजी, ये तो वही चाचा जी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। सम्राट की जय हो, हजारों साल जिए। चाचा जी, वही मेरे पिताजी निकले। तो जो मैंने जमीन पर उनके बारे में बुरी बातें लिखी थी, वह सब उन्होंने देख लिया होगा। बस अब खत्म, कहीं मुझे सजा ना दे दें।
डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ली देशुन, वो पतंग लेकर आओ। हाँ, यह चित्रकारी, यह बनावट, यह वही फीनिक्स पतंग है जो मैंने खुद चुनकर शुआर को दी थी। चूंकि यह सम्राट का दिया हुआ उपहार है, तो जरूर शुगुइरेन दुख में गलत समझ बैठी होंगी। सब गलत फहमी है। शुगुइरेन का गर्भपात शायद एक दुर्घटना थी। बाद में वैद्य को कुछ और दवा लिखने को कहेंगे, अच्छे से आराम कर लेंगी। रुको, मैंने जाने की इजाजत दी है। राजमहल के मामलों का। महारानी, तुम ऐसे ही लापरवाही से प्रबंधन करती हो। सम्राट, क्षमा करें, मैं भी शुगुइरेन के स्वास्थ्य की चिंता में हूँ। शुगुइरेन के गर्भपात में कई संदेह हैं। तुम, जो राजमहल की प्रमुख प्रबंधक हो, सच्चाई की जांच करने के बजाय एक 5 साल के बच्चे को दोषी ठहराना चाहती हो। वैद्य को बुलाओ। शुगुइरेन की हाल की नब्ज रिपोर्ट और दवा की बची खुची लेकर आओ। रिकॉर्ड दिखाता है कि पिछले महीने से नुस्खा वही है, लेकिन इस दवा के अवशेषों का रंग इतना अलग क्यों है? सम्राट, जान बख्श दें। हमने बिल्कुल नुस्खे के मुताबिक दवा दी। हमें सच में नहीं पता कि इन अवशेषों में यह चीजें कहां से आ गईं। दवा पकाने वाली दासी का इरादा खराब था। बाहर ले जाओ और फांसी दे दो। वैद्य ने अपने कर्तव्य में लापरवाही की। महारानी की लापरवाही का दोष भी माफ नहीं। मेरा आदेश सुनो, सबकी 3 महीने की तनख्वाह काट लो ताकि दूसरे सबक लें। शुआर, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? मैं थोड़ी उलझन में हूँ। मैं तो उनसे नाराज थी ही नहीं। बात तो यह है कि पहले वह खुद ही वहाँ बिना वजह गुस्सा हो गया था और मुंह फेर कर चला गया। अब वह मुझसे पूछ रहा है। पिछली बार शामियाने में उसने खुद ही बेवजह गुस्से में मुंह फेर लिया था। अब वह ऐसा रवैया दिखा रहा है। तुम्हारा यह स्वभाव। अब तुम अपनी माताजी के साथ विश्राम करने जाओ। डर गई होगी। श्योर, माँ को बताओ आखिर तुम महाराज से कैसे मिले। श्योर, तुम याद रखना, अभी तुम्हारी हर तरह से देखभाल करने वाले वही हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से तुम्हारी कोई परवाह न करने, नौकरों को तुम्हारा अपमान करने देने वाले भी वही हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार करना है यह तुम्हारी मर्जी है। माँ तुम्हें नहीं रोकेगी, लेकिन तुम्हें यह जरूर याद रखना चाहिए कि अपना सारा दिल किसी को मत दे देना। फिर से अपने आप को दुखी मत होने देना, समझी? लगता है सचमुच सब बदल गया है। मेरे पास अब पहनने के लिए नई ड्रेसों की कमी नहीं है, पहनने के लिए हेयर पिन की कमी नहीं है। जैसे किताबों वाली असली राजकुमारी बन गई हूँ। तुम लोग यह इनाम देखो तो। महाराज, यह कहाँ 9वीं राजकुमारी के लिए क्षतिपूर्ति है, यह तो साफ तौर पर जिया रानी के लिए है। बिल्कुल सही कहा। अभी जोंकुई महल में जो चहल पहल है, मेरे ख्याल से तो जिया रानी फिर से महाराज की नजर में चढ़ जाएंगी। यह तो समय की बात है। शायद किसी दिन यह रानी का पद। महाराज, मैं अस्वस्थ हूँ। डर है कि मेरी बीमारी आप तक न फैल जाए। मैं अनुमति चाहती हूँ। बड़ों के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। मुझे भैया से जाकर साफ साफ पूछना ही होगा। लुन्यू, तुम याद नहीं कर पाते। नीति निबंध में तुम खाली कागज जमा करते हो। एक राजकुमार होकर दिन भर सिर्फ चिड़ियां उड़ाने और मुर्गे लड़ाने में लगे रहते हो। बिल्कुल अकर्मण्य हो। गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। खैर,
मैं राजकुमार पढ़ाई के लिए ही नहीं बना हूँ। आप बुजुर्ग बेकार में मेहनत मत कीजिए। क्या ये सचमुच मेरे भैया हैं? मेरी याद में तो बचपन में शब्द पहचानने के लिए वह आधी रात तक पढ़ते रहते थे। देखो तो, मेरा ये नीति निबंध कैसा लगा? हस्तलेख साफ है, भावना गहरी है ना? तुम्हें यहाँ किसने लाया? ऐसी जगह तुम बेफिक्री से घूम सकते हो क्या? क्या चौंकुई पैलेस में कुछ हुआ है या फिर माँ बीमार है? जल्दी से लिखकर दिखाओ मुझे। माँ ठीक है। मैं ये पूछने आई थी कि क्या तुम्हें पता है कि पिताजी माँ से हमेशा क्यों दूर रहते हैं? यह तुम जैसे बच्चों की सोचने की बात नहीं है। तुम महल लौटने के बाद बस यह याद रखना कि अपना ख्याल रखना और माँ के साथ रहना। इधर उधर की बातें मत पूछा करो, खासकर ऐसे सवाल, समझी ना? अगर तुम हमारी इतनी फिक्र करते हो तो 5 साल हमें देखने क्यों नहीं आए? क्या तुम भी उन लोगों की तरह हो जो हमें अशुभ मानते हैं? इन 5 सालों में मैं कितनी बार तुमसे मिलने गुइफे के महल जाना चाहती थी, लेकिन तुम हर बार मुझे वापस भेज देते थे। मुझे लगा था कि तुम मुझे और माँ को भूल गए हो। हिल्ला मत। ओहो, यह किसका छोटा सा दुखिया बच्चा है? यहाँ आकर 7वें राजकुमार से लड़ रहा है। 9वीं राजकुमारी, ये जगह जोंकुई पैलेस से काफी दूर है। तुम यहाँ कैसे आ गई 7वें राजकुमार से मिलने? क्या कोई बात है? पिताजी ने कहा है कि अगर मुझे कोई अक्षर न समझ आए तो भैया से पूछ लूं। ओह, सच में? ऐसा कौन सा मुश्किल अक्षर है जिसके लिए सम्राट ने खुद कहा हो? मुझे बताओ। माँ, अब देखिए ना, ये गूंगी कितने अक्षर पहचानती है। बस कुछ फूल पौधों, पक्षियों और जानवरों के नाम हैं। इसकी समझ कमजोर है, किसी से भी पूछ लेती है। 9वीं राजकुमारी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वह कौन सा अक्षर है? ड्रैगन बोट फेस्टिवल आने वाला है। पूरा महल पारिवारिक भोज की तैयारी में लगा है। यह अक्षर सबसे सुरक्षित है। ओह, ये अक्षर है। कुछ दिनों में ड्रैगन बोट पारिवारिक भोज है। सम्राट ने सच में ध्यान रखा है। चूंकि सम्राट ने कह दिया है तो तुम भैया हो, अपनी आदत सुधारो और 9वीं राजकुमारी को अच्छे से पढ़ाओ। सम्राट के आदेश को नजरअंदाज मत करना। वह अभी तक नहीं गई। क्या वह हम पर नजर रख रही है? एक अक्षर के लिए इतनी देर लगा दी, मैं थक गया। चलो बस चलो, हम चलते हैं। यहाँ हवा बहुत है, ठंड लग रही है। क्या आपने मुझे रसोई घर ले जाने का वादा नहीं किया था ताकि मैं नई चीजें देख सकूं? आधी रात भैया के पास मुझसे कहने को बात है, यह सच है। कोई नहीं है। भैया अभी तक क्यों नहीं आए? जूअर, संक्षेप में कहूं, महारानी तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा माँ से डरती है। शुगुइरेन का यह गर्भपात बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं था। यह सब महारानी की करतूत है। एक चाल नाकाम होने पर वह जरूर अगली चाल चलेगी। मैं इस महल में इस तरह का निकम्मा और बेकार बनकर रहा हूँ ताकि वह मेरे प्रति सतर्कता खो दे। उसे लगे कि मैं कोई खतरा नहीं हूँ। जाकर माँ को बता देना, वह मेरे लिए बिल्कुल निराश न हो। उनके बेटे के मन में हमेशा से साफ है कि क्या करना है। मैं इन 5 सालों से मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्यारी बहन, चलो पीछे मत देखना। भैया अकेले इतना सब कुछ झेल रहे हैं। वह महारानी के पास भेड़ियों के बीच रहने जैसा है। बात करने के लिए भी आधी रात का इंतजार करना पड़ता है। महारानी की अगली चाल आखिर क्या होगी? उसने शुगुइरेन के बच्चे को मार डाला। अगला निशाना कहीं माँ तो नहीं?
वह आकार कोयले जैसा दिखता है। इतनी रात गए चुपके से यह क्यों निकाल रहे हैं? कोयला बाहर ला रहे हैं। उस कोयले को जरूर देखना होगा। अगर वाकई महारानी ने कुछ किया है तो माँ खतरे में है। हटो हटो, क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? दफा हो जाओ। जियांग जुअर, तुम्हारी आंखें इधर उधर क्यों घूम रही हैं? आखिर करना क्या चाहती हो? मैं तुमसे कहती हूँ जियांग जुअर, अगर तुम नहीं गई तो मैं चिल्ला दूंगी। अभी देख रही हो, जाओ जल्दी जाओ। तुम जाओगी कि नहीं? नहीं गई तो मैं सच में चिल्ला दूंगी। माँ ने मुझे देखने भेजा है कि तुम्हारे पास पर्याप्त कोयला है या नहीं। है काफी है। हमारे यहाँ अच्छी चीजें बहुत हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है। जोंगकुई पैलेस वालों को फिक्र करने की क्या जरूरत? चली जाओ। तुम्हारा कब खत्म होगा? हाँ हाँ सब ठीक है। ये मत सोचना कि पिताजी ने 2 बात सराह दी तो तुम सच में कोई बड़ी बन गई हो। जुअर, यह कोयला और खाना दोनों ठीक हैं, कोई अजीब बात भी नहीं दिखी। माँ ने खाने की चीजों की भी चुपके से जांच की, फिर भी कुछ गड़बड़ नहीं मिली। शायद अगर शुगुइरेन के मामले में कोई समस्या होती तो वैद्य पहले ही पता लगा लेते। शायद मैं भैया की उन बातों से इतनी घबरा गई हूँ कि खुद ही डर रही हूँ। आग लग गई है, जल्दी कोई आओ। साइड हॉल में आग लग गई है। जिंगशु, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कहाँ दर्द हो रहा है? जल्दी मुझे देखने दो। जूर, चोट तो नहीं लगी? आग ने तुम्हें छुआ तो नहीं? इस महल में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? शुगुइरेन, तुम बताओ। अच्छे खासे कमरे में अचानक आग कैसे लग गई? वही है पिताजी, ये जरूर जियांग जोर ने किया है। वह दिन में ही चुपके चुपके यहाँ आई थी और बार बार कोयले की आग के बारे में पूछ रही थी। मैंने ही कहा था, उसका इतना अच्छा दिल कहाँ। पता चला पहले से ही जासूसी करने आई थी, हमें जलाकर मारने के लिए। धृष्टता, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें यहाँ मनगढ़ंत बातें करने की इजाजत नहीं है और अपनी बहन पर झूठे आरोप लगाने की। हुजूर, इस मौसम में हवा सूखी और चीजें शुष्क हैं। शायद बस कहीं से कोई चिंगारी अनजाने में उछल आई और पर्दे में आग लगा दी। मेरी राय में यह तो बस एक प्राकृतिक आपदा ही है। महारानी ने हमारी और मेरी माँ की मदद की, यह तो सूरज पश्चिम से निकलने जैसी बात है। हालांकि यह जोंगकुई पैलेस हाल ही में सचमुच बहुत अशांत हो गया है। पहले गर्भपात हुआ, फिर आग लगी। इसलिए मैंने साहस करके चुपके से खगोल विभाग के कुछ पंडितों को बुलवा लिया है, ताकि देख सकें कि कहीं इस महल में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो महाराज के लिए अशुभ हो। हुजूर को सूचना दें, हमने आकाश का निरीक्षण किया और भूमि की ऊर्जा जांची तो पाया कि एक दैवीय संकेत इस महल पर मंडरा रहा है। यह किसी अपूर्ण और मूक व्यक्ति के कारण है, जिसकी दुर्भावना शांत नहीं हुई और उसने पुरुष तारे को ठेस पहुंचाई है। इसी वजह से लगातार विपदाएं आ रही हैं। अपूर्ण और मूक, तो पूरे महल में पंडित जी कह रहे हैं क्या वह 9वीं राजकुमारी है? मैं अशुभ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं है।
अगर मुझ पर आग लगाने का आरोप लगाया जाता तो मैं सबूत ढूंढकर अपना बचाव कर सकती थी, लेकिन मुझे अशुभ अवतार बता दिया गया। इस तरह के निराधार आरोप का मैं यह कैसे साबित करूं कि मैं नहीं हूं? पिताजी, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? महाराज, क्रोध शांत करें। इस दैवीय संकेत का समाधान है। दरअसल इसे दूर करना मुश्किल नहीं है। बस उस अशुभ व्यक्ति को गहरे महल से बाहर निकालकर ज़्वानवू गेट के पास के एक सुनसान स्थान पर रखना होगा। फिर पीच की लकड़ी की कीलों से उसकी गतिविधियां रोकनी होंगी और महल की दीवारों को सिंदूर से दोबारा रंगना होगा। तभी स्वर्ग का क्रोध पूरी तरह शांत होगा। यह नहीं हो सकता। यह सब बकवास है। कोई भी मेरे श्योर को ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियाफी, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिवेई सितारे का अपमान करना कितना बड़ा अपराध है। अगर इससे देश की किस्मत पर असर पड़ा तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? महारानी सही कह रही हैं। अशुभ सितारे को न मिटाया गया तो हल्के में भूकंप आएंगे और गंभीर मामले में मंगल ग्रह रुक जाएगा। देश की किस्मत डगमगा जाएगी। उस समय पूरा शाही शहर अशांत हो जाएगा। अशुभ सितारे को न मिटाया गया पर ग्रह रुक जाएगा। मैं अशुभ सितारा नहीं हूँ। मैं बोल सकती हूँ, बस मुझे आवाज निकालनी है, फिर वे मुझे ले नहीं जा सकेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब से मैं यहाँ झोंकुई महल में आई हूँ सब कुछ गड़बड़ है। पहले गर्भपात, फिर आग लगी, अब पता चला कि यहाँ अशुभ सितारा है। महाराज, आप मेरा न्याय करें। आपने खुद मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था और मुझे ऐसी विपत्ति झेलनी पड़ी। नौवीं राजकुमारी, चूंकि तुम दोनों माँ बेटी इतने करीब हो और अलग होना नहीं चाहती, तो क्यों न साथ ही श्वानवू दरवाजे के बाहर बस जाओ। आखिरकार जो व्यक्ति अशुभ सितारे को जन्म दे सकता है वह खुद भी ज्यादा शुद्ध नहीं होगा। श्योर न तो अधूरा है और न ही गूंगा। महाराज, यह देश की किस्मत से जुड़ा मामला है, देश के भविष्य से जुड़ा मामला है। कृपया व्यक्तिगत भावनाओं के कारण पक्षपात न करें। कृपया देश की किस्मत को प्राथमिकता दें, देश के भविष्य को प्राथमिकता दें। मेरे मुंह से निकले शब्दों पर भी तुम सामने से सवाल उठा रहे हो। हम महाराज पर सवाल नहीं उठा रहे, बस आपकी बेटी के प्रति प्यार को समझ रहे हैं। लेकिन नौवीं राजकुमारी जन्म से गूंगी है, बोल नहीं सकती। यह पिछले 5 सालों में महल में सबको पता है। शायद भले ही आप सम्राट हों, आप इसका खंडन नहीं कर सकते। मैंने कहा वह गूंगी नहीं है। श्योर की बातें सिर्फ मैं ही सुन सकता हूं। महाराज, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? यह दिल की आवाज आकाश तक पहुंचती है। यह कुछ ज्यादा ही रहस्यमय लगता है। मन की आवाज? पिताजी सचमुच मेरी मन की आवाज सुन सकते हैं। इसीलिए तो बगीचे में, महल के उद्यान में वह हमेशा ठीक समय पर मेरी बात काट लेते थे। क्या वह सचमुच संयोग नहीं था? यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लें। कलम दवात लाओ। शू एयर को मेरी ओर पीट करके लिखने दो। मैं देखना चाहता हूं अब कौन कहता है कि वह गूंगी है। चाहे वह कुछ भी लिखे, मैं यहाँ बैठे बैठे एक शब्द सही पढ़ सकता हूं। अशुभ, ये 2 शब्द लिखो। अशुभ, उसने मुझसे ये 2 शब्द खुद लिखवाए हैं। अशुभ, वह सचमुच सुन सकता है। उसने कागज की तरफ देखा तक नहीं, फिर भी जान गया मैंने क्या लिखा। चिड़िया, फूल, 5। अब तक का परीक्षण काफी है। यदि मैं शू एयर की आवाज सुन सकता हूं तो क्या वह फिर भी वही मानी जाएगी जो तारों को कलंकित करने वाली गूंगी है? महाराज विवेकशील हैं, हमारी समझ सीमित थी। यह कैसा अशुभ है? यह तो बहुत शुभ संकेत है। केवल शुद्ध और पवित्र हृदय वाले की आवाज ही स्वर्ग तक पहुंच सकती है और महाराज जैसे दिव्य सम्राट द्वारा सुनी जा सकती है। नौवीं राजकुमारी दानिंग के लिए सौभाग्य की देवी हैं। बकवास, सब बकवास है। तो मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा अचानक कैसे गायब हो गया? पंडित जी, बोलो। यह भाग्य अटल है, शायद कहीं और से टकराव हुआ होगा। पंडित जी, अब जा रहे हैं। वापस जाकर गहन विचार करेंगे। चूंकि खगोल विभाग ने इसे गलतफहमी कहा है,
तो आज की आग की घटना को एक दुर्घटना मान लिया जाए। मौसम शुष्क है, आगे से सभी महल सावधान रहें दिए मोमबत्तियों के साथ। महाराज का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, कृपया इस पर और श्रम न करें। पिताजी, पुत्र को महल की सुरक्षा जांचने का आदेश मिला था। आग लगाने वाला पकड़ा गया है। तो पिताजी को पहले से शक था, उन्होंने चुपके से भैया को पकड़ने भेज दिया था। उनका इरादा इस मामले को दुर्घटना बताकर दबाने का नहीं था। वह उसी रात की है जब मैंने कोयला लिए हुए उसे देखा था, चुपके से पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए। महाराज कृपा करें, महाराज दया करें। तुम हो? तुम कैसे? गुइफेई, उस समय तुमने खुद मुझे बताया था कि इस दासी को महाराज ने सजा देकर महल से निकाल दिया था। बहन, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। इस गहरे महल में 5 साल कितने ही लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय की वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज बहुत पहले ही मिट्टी में मिल गई है। माँ, आपकी गलतफहमी नहीं है। इन 5 सालों में मैंने चुपके से छानबीन की है। गलती नहीं हो सकती। वह वही है जिसे 5 साल पहले किसी के इशारे पर हड़बड़ी में शाही बाग के तालाब में भेजा गया था ताकि अपने हाथों से डुबोकर मार दे शूएर को। वो बुरी दासी। तुमने क्या कहा? शूएर को डुबोना? हमने ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया। यह मामला शाही संतान की जान का है। आज कोई भी कुछ छुपाएगा नहीं। 7वें राजकुमार ने अभी जो कहा वह सच है या झूठ? आखिर कौन है जिसकी हिम्मत हुई दाननिंग के शाही हरम में ऐसी सोच रखने की कि मेरी अपनी बेटी को डुबो दे? महाराज सचमुच भूलने वाले हैं। 5 साल पहले शूएर को वैद्य ने बताया था कि शायद वह बोल नहीं पाएगी। उसी रात उसे कूड़े की तरह फेंक दिया गया, शाही बाग के तालाब में। अगर उस दिन युंजन ने जिदन की होती कि बहन को देखना है और मुझे जबरदस्ती खींचकर न ले गई होती, तो मेरी शूएर की जान ही चली गई होती। शूएर को तब कई दिनों तक तेज बुखार रहा, जान खतरे में थी। लेकिन आप तो सम्मानित महाराज हैं। उस रात आप क्या कर रहे थे? आपने तो शुरू से आखिर तक उसकी एक बार तक तवज्जो नहीं दी। तो माँ को हमेशा से यह राज याद था। उसने इसे अपने दिल में पूरे 5 साल छुपा कर रखा, क्योंकि डर था कि अगर मुझे पता चला तो मुझे दुख होगा। मैं अपने इस पिता से पूरी तरह निराश हो जाऊंगी। माँ को लगता है कि पिताजी मुझे डुबोना चाहते थे, लेकिन मैंने पिताजी की आंखों में देखा, मुझे यकीन नहीं होता। वे ऐसे इंसान नहीं लगते। जिंगशु, तुम्हारे दिल में हम वैसे ही हैं जो अपनी ही बेटी पर ऐसा जुल्म कर सकते हैं। आए, बताओ, 5 साल पहले 9वीं राजकुमारी का डूबना, आज साइड हॉल में आग लगाना, इन सब के पीछे असली साजिशकर्ता कौन है? महाराज आप न्याय करें। मैं इस मामले के बारे में सच में कुछ नहीं जानती। 9वीं राजकुमारी अभी छोटी है, मेरा उससे कोई बैर नहीं। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? जरूर यह दासी ही है जिसका दिल खराब है, ऐसा पापी काम करने वाली। हाँ, ये सब मैंने अकेले किया, किसी ने नहीं कहा। पिताजी, इन 5 सालों में मैंने आराम नहीं किया। कुछ चीजें आप खुद देख लीजिए। दासी को हत्या के लिए उकसाना, रॉयल एस्ट्रोनॉमर को रिश्वत देना, रानियों को नुकसान पहुंचाना। मुझे पता नहीं था इन सालों में तुम मेरी आंखों के सामने ही इतने अच्छे काम करती रही। शूर बहुत छोटी है, उसे और जियाफी को पहले वापस ले जाओ। ये गंदी बातें उसके कानों तक न पहुंचे। शोर, डरो मत, माँ यहाँ है। चलो महल चलते हैं। माँ मुझे चुप करा रही थी, लेकिन मैं देख सकती थी। वह मुझे पूछताछ से रोकने वाली नहीं थी। वह जानती थी मैं अंत देखना चाहती हूँ। सुना है महारानी को कल रात सफेद रेशमी फंदा दे दिया गया, अब वह नहीं रही। और भी है 7वें राजकुमार के 5 साल के सबूत तो बस एक छोटा सा हिस्सा थे। अब वो सारे लोग सामने आ गए हैं, एक के बाद एक। महारानी के इन सालों की दबाई हुई सारी गंदगी, बदबूदार बातें सब बाहर आ गई हैं। झोंकुई पैलेस की वो मालकिन इस बार सचमुच निर्दोष साबित हो गई।
महारानी, माफ कर दीजिए, वो महारानी थी। उस साल महारानी ने मुझे रिश्वत दी और 2.5 माह को भी कहा कि मैं रोज 9वीं राजकुमारी के खाने में चीनी डालूं ताकि राजकुमारी 5 साल की होकर भी न बोल सके। और भी है, वो रोजाना के सैकड़ों जीभ की कोड़ों वाले इलाज वो बीमारी के लिए नहीं थे। वो सब वैद्य महारानी के कहने पर जानबूझकर बनाए गए थे, राजकुमारी को सताने के लिए। सफेद फंदा तो बहुत आसान था उसके लिए। मैं तो उस कायर को जमीन से खोदकर निकालना चाहती हूँ और 1000 बार मारना चाहती हूँ। तो ये 5 साल का दर्द सब बेकार गया। भूखाना। शोर, तुमने आवाज निकाली, तुम सच में बोल सकती हो। आओ, माँ के साथ बोलो। फूल, लाल फूल। वह क्या अभी भी मुझसे मिलने से इनकार कर रही है? रानी जिया ने कहा कि वह अस्वस्थ हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। कृपया महाराज, लौट जाएं। मैं समझती हूँ, माँ के मन में जो गुस्सा है वह अभी तक शांत नहीं हुआ है। वह पिताजी पर 5 सालों तक उनकी तरफ ध्यान न देने का गुस्सा कर रही है। पिताजी को भी बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि माँ ने उनके इरादे गलत समझ लिए हैं। मैं बीच में फंसी हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मेरी श्योर बोलने लगी है। सुन लिया ना लीदे? सुन, श्योर ने मुझे पिताजी कहा। लिया कहा। लिया। पिताजी, आप इतने खुश हैं, तो क्या माँ के पास जाकर एक बार माफी मांग सकते हैं? बस एक बार। छोटी सी उम्र में तुम बहुत चालाक हो गई हो। अब तो अपने विचारों से मुझे हाँकने लगी हो। मैं समझती हूँ माँ क्यों नाराज हैं। डूबने की घटना भले ही गलतफहमी थी, लेकिन पिताजी 5 साल तक हमसे मिलने नहीं आए, यह सच है। मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस महल में पिताजी की दोस्ती सबसे बड़ा सहारा होती है। आप हमें पसंद नहीं करते तो दूसरे हमें सताएंगे ही। तुम तो सिर्फ 5 साल की हो, नहीं अभी 6 साल की हुई हो। श्योर, तुम इतना कुछ कैसे जानती हो? लेकिन पिताजी आखिर बादशाह हैं, उनकी भी इज्जत होती है। तुम्हारी माँ इन सालों में मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं हुई। रात बिताने के लिए भी हर बार बहाने बनाती रहीं। क्या मैं उन पर जबरदस्ती कर सकता हूँ? अब आप क्या कह रहे हैं? माँ थोड़ी ठंडी स्वभाव की है, लेकिन उन्होंने पहले मुझसे कहा था कि वह इंतजार करती रही कि पिताजी उनका नाम बुलाएंगे, लेकिन एक बार भी नहीं बुलाया। माँ ने कभी भी रात बिताने से इनकार नहीं किया। श्योर, तुमने अभी मन में सोचा कि तुम्हारी माँ ने रात बिताने से कभी इनकार नहीं किया? उन 5 सालों में माँ पिताजी को याद करती रही, शायद मेरे सामने उनकी बुराई करने से डरती थी। उन्होंने मेरे सामने कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे पता है उनके दिल में वह जिद पकड़े बैठी थी, पिताजी के इंतजार में। वह इंतजार कर रही थी कि पिताजी खुद आकर उस दिन की बात समझाएंगे। माँ ने वो 5 साल बहुत कष्ट में बिताए। वह अक्सर सपने में पिताजी का नाम पुकारती थी। जब जागती तो तकिया पूरा गीला हो जाता था। पिताजी, इसमें जरूर कोई और गलतफहमी है। क्या यह उस बुरी महारानी की शरारत तो नहीं? हालांकि ये रानी से जुड़ा है, लेकिन कुछ बातें वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थीं। पिताजी, आपने आखिर देखा क्या था? आप मुझे जल्दी बताइए ना। आधी बात कहकर कैसे भाग गए? जिंगशु, तुम इस कागज को देखो और एक शब्द मुझे बताओ। क्या यह चिट्ठी तुमने उस साल अपने हाथों से लिखी थी? तो फिर तुमने सिर्फ इस चिट्ठी की वजह से, इन कुछ पंक्तियों की वजह से 5 साल तक कदम भी नहीं रखा झोंकुई पैलेस में? 5 साल तक शूर को देखने भी नहीं आए? बिल्कुल नहीं। मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ एक चिट्ठी देखकर सजा सुना दे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम और 8वें राजकुमार झूठे पहाड़ के पीछे बहुत घनिष्ठ व्यवहार कर रहे थे। मैं और 8वें राजकुमार, मेरी उनसे एकमात्र अकेली मुलाकात उस साल नए साल की दावत के बाद हुई थी। जब मैं महल लौट रही थी तो उनसे टकरा गई। वो सड़क किनारे नशे में धुत पड़े थे, चेहरा मुंह लहूलुहान हो गया था। मैंने सिर्फ इसलिए कि वो आपके अपने भाई हैं, उनकी मदद की जमीन पर गिरा हुआ जेड उठाने में। इसे कहते हैं घनिष्ठ व्यवहार, इसे कहते हैं गुप्त रिश्ता। लेकिन 8वें राजकुमार ने उस दिन नशे में खुद मुझसे कहा था कि वो तुम पर मोहित है, और मैंने वह दृश्य भी देख लिया।
उस पर तुमने रानी को लिखी यह चिट्ठी भी मिल गई, तो मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। यह चिट्ठी मैंने महल में आने के तुरंत बाद रानी को लिखी थी। उस वक्त मैंने खुद को बचाने के लिए उनके प्रति वफादारी दिखानी पड़ी। तुम मानो या ना मानो। मैं मानता हूँ जिंगशु, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मैं अभी इसे निपटाता हूँ। पिताजी, दरअसल मैं पहले बोल नहीं पाती थी, शायद आपकी तरह ही। आपके पास मुंह तो है, ये 5 साल आपने माँ से पूछा क्यों नहीं? बस यहाँ खुद ही अपने मन में गुस्सा पालते रहे। छोटे बच्चे होकर बेकार की बातें मत करो। लेकिन सच तो यही है, पिताजी तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं। सिर्फ इस छोटी सी कहीं न जा सकने वाली गलतफहमी की वजह से मुझे बनना पड़ा पूरे 5 साल तक गूंगी बच्ची। माँ का भी दिल टूट गया। मैं ही हूँ। मैं ही तुम दोनों माँ बेटी के लिए गलत था। इन 5 सालों में तुम्हारे भाई ने उस सच्चाई को सामने लाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी और लोगों की नज़रों से बचने के लिए उस शरारती रूप में रहा। तुम और तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलें झेल चुकी हो। जिंगशु, रानी बनाने का यह मामला मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा नहीं है। तुम समझो, दानिंग राजवंश की रानी की यह जगह वैसे भी मैंने हमेशा तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखी थी। पिताजी फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 5 साल तक कुछ पूछा तक नहीं, अब ऐसी मीठी बातें सुनाते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं अभी भी 3 साल की बच्ची हूँ? जब मैं पहली बार सिंहासन पर बैठा तब महारानी माँ सत्ता संभाले हुए थीं। सत्ता का संघर्ष चल रहा था। वह बुजुर्ग हमेशा अपने मायके के लोगों को महल में घुसाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने मेरे रानी चुनने में हर तरह से रोड़े अटकाए। जब आखिरकार मैं स्वतंत्र रूप से फैसला लेने लगा, तभी तुम्हारे साथ एक बेतुका भ्रम पैदा हो गया। मेरे मन में एक गुस्सा भरा हुआ था। मैंने सोचा, चूंकि तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, तो मैं भी किसी और को रानी नहीं बनाऊंगा। किसने सोचा था कि इतना चक्कर काटने के बाद यह रानी का पद आखिरकार तुम्हारे हाथों में ही लौट आएगा। दरअसल इन कुछ दिनों में माँ का दिल पहले ही समझ गया है। उस समय पिताजी ने गलती से सोच लिया था कि माँ के दिल में किसी और के लिए जगह है। वह तो राजद्रोह का अपराध था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें दंडित नहीं किया, यहाँ तक कि उनका दर्जा भी नहीं घटाया। वह बस एक बड़े न हुए बच्चे की तरह अपने आप में अड़े रहे। पूरे 5 साल तक किसी से बात न करके गुस्सा निकालते रहे। यह बात ही वास्तव में बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है। छोटी जीव, हमारे अच्छे दिन आखिरकार पूरी तरह से आ गए हैं। जियांग जुएर, आगे आओ। महाराज की जय हो। कल रात मैंने तारों का अवलोकन किया और देखा कि बैंगनी सम्राट तारे के आसपास का अंधकार मानो सुबह की ओस सूरज के सामने हो, पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। अब आकाश में एक अद्भुत घटना घटी है। एक शुभ बैंगनी तारा आकाश के चारों मुख्य दिशाओं में प्रकट हुआ है। यह हमारे महान निंग राजवंश की अनंत काल तक चलने की नींव है। कौन सा बैंगनी तारा? कौन सा तारा? यह बूढ़ा पुजारी क्या बकवास कर रहा है? 9वीं राजकुमारी का भाग्य असाधारण है। वह वास्तव में हमारे महान निंग साम्राज्य की रक्षा करने वाला शुभ संकेत है। पहले हमारी कला अपूर्ण थी, हम साधारण आंखों वाले मनुष्य थे। हमने तारों का गलत अर्थ निकाल लिया। हमने सौभाग्य के तारे को अशुभ तारा समझ लिया। कृपया 9वीं राजकुमारी अपनी उदारता दिखाएं और इस नौकर के प्राणदंड को क्षमा करें। कोई बात नहीं। मैंने पहले ही अनुष्ठान मंत्रालय को आदेश दे दिया है कि वह एक घोषणा पत्र तैयार करे। 9वीं राजकुमारी जियांग जुएर को स्वर्ग का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। अब उन्हें याओ निंग राजकुमारी की उपाधि प्रदान की जाती है, जिसका अर्थ है स्वर्ग के मोटे आशीर्वाद को धारण करना और हमारे महान निंग को हमेशा के लिए शांति प्रदान करना। आपका बच्चा आदेश स्वीकार करता है। पिताजी के अनुग्रह के लिए धन्यवाद। शायद खगोलीय वेधशाला के उस बूढ़े पुजारी ने कुछ हद तक सच कहा है। उसके बाद से महान मिंग राजवंश में वास्तव में अनुकूल मौसम रहा और जीवन साल दर साल और समृद्ध होता गया। मैंने अपना खुद का राजकुमारी महल भी बनवाया। शांगजिंग शहर में कुछ छोटी दुकानें खोलीं और पता नहीं कैसे हर काम में मैं खूब पैसा कमाती रही। राजकोष दिन ब दिन भरता गया और आम लोगों का जीवन भी दिन पर दिन और शांतिपूर्ण होता गया।
हमारी यह याओ निंग राजकुमारी वह तो सच्चे अर्थों में एक जीवित धन की देवी, एक असली सौभाग्य की तारा है। इसलिए चाहे आम जनता में हो या ऐतिहासिक रिकॉर्ड में, सभी कहते हैं कि मैं महान निंग राजवंश की एकमात्र सौभाग्यशाली राजकुमारी हूँ।